हाँ जी, चैप्टर नंबर 2, डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी क्या होती है। तो क्या होती है कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी? एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो बिजनेसेस बनाते हैं टू compete in the industry in reaction to competition. तो it is a strategy, write down, it is a strategy, टॉप पे लिख लो, it is a strategy which business makes to compete in a industry, in an industry. In an industry, a strategy which business makes to compete in an industry. तो हमें कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी की जरूरत क्यों पड़ती है? टू compete क्यों करना पड़ता है? क्योंकि एक ही प्रोडक्ट को बनाने वाले हजारों लोग हैं मेरे पास। ये तो नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट को एक ही बिजनेसमैन बना रहा है, नहीं। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल्स ले लो आप, कितनी कंपनीज हैं, बहुत सारी। टीवीज की कितनी कंपनीज हैं, और स्टेशनरी में आ जाओ, कितनी कंपनीज हैं। किसी को, हमारे पास मोनोपोली मार्केट नहीं है, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन होने की वजह से मुझे क्या रखनी पड़ती है, अपने पास एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। क्यों बनाते हैं हम? फॉर आवर सर्वाइवल, ताकि हमें कोई वैनिश ना कर जाए। क्लियर इतना? चलो हाँ जी, लेट्स रीड कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। Competitive strategy is a firm evolves around of consideration of several factors that are external to it. It must be remembered that the external environment affects the internal environment of the firm. हाँ जी, तो क्या कह रहा है, कैसे बनाते हैं हम? आउट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स दैट आर एक्सटर्नल टू इट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के हमने फैक्टर्स देखे थे, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स। कौन कौन से होते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स आर गवर्नमेंट, कस्टमर, सप्लायर्स, कस्टमर्स, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, और इंटरनल मैनेजमेंट आ गए, हमारी इंप्लॉइज आ गई। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? एक्सटर्नल environment factors. हाँ जी, next. The economic and technical components of external environment are considered as major factors leading to new opportunities for the organization as well as creating threats to its existence. हाँ जी, इसको ऐसे देखो, मेरे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मुझे क्या मिल रही हैं? दो चीजें, क्या क्या? अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। हाँ जी, नेक्स्ट. Similarly, the broader expectation of the society in which the organization operates is again an important factor to determine the competitive strategy. हाँ जी, तो मुझे कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने के लिए एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी देखनी होती हैं। तो सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस में हम क्या देखते हैं? तो मेरी सोसाइटी कैसी है, डिमांड क्या है? क्या डिमांड मीन्स, क्या मेरी सोसाइटी लो कॉस्ट डिमांड कर रही है या फिर बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी डिमांड कर रही है? तो ये है एक्सपेक्टेशंस। अगर तो वो लो कॉस्ट डिमांड कर रही है तो मुझे अपनी प्राइसिंग क्या रखनी पड़ेगी? लो कॉस्ट के हिसाब से। क्वालिटी में क्या रखूंगी? अपनी एवरेज। अगर वो बहुत ज्यादा रिच पीपल है, मीन लग्जरी सेगमेंट है, तो मैं उसके हिसाब से डिजाइन करूंगी। ठीक है, फिर मैं प्राइस के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी, हाई प्राइसेस रखूंगी और हाई क्वालिटी डिलीवर करूंगी। क्लियर? यहाँ पे आप ब्रॉडर एक्सपेक्टेशन में लिख सकते हो लो कॉस्ट और हाई क्वालिटी। हाँ जी, नेक्स्ट, यहां से हमारी कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन स्टार्ट होती है। A firm must identify its position relative to the competitors in the market. The objective of a competitive strategy is to generate competitive advantage, something that positions it above its competition. हाँ जी, तो सबसे पहले मुझे क्या देखनी है? मेरी पोजीशन क्या है इन रिस्पेक्ट टू मेरे कॉम्पिटिटर्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल क्या लें? कार सेगमेंट ले लें। कार सेगमेंट में अगर हम देखें तो पहले मेरी पोजीशन, मतलब मेरे पास मार्केट शेयर कितना है, वो हम देखेंगे। क्लियर? उसके बाद इज टू जनरेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या चीज हुई? हमारा प्रोडक्ट क्यों, हाँ, क्यों मेरा प्रोडक्ट प्रेफरेबल है, क्यों मेरी कंपनी प्रेफरेबल है। नेक्स्ट, टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर। फॉर एग्जाम्पल हम जियो से चलते हैं। ठीक है, जियो ने क्या देखा कि
जियो ने पहले क्या देखा कि बहुत ज्यादा क्या है, एक्सपेंसिव हो रहा है। एयरटेल सबके प्लान्स क्या थे, एक्सपेंसिव प्लान्स थे, आपको भी ध्यान में होगा ही, पहले कॉल्स के, रोमिंग के, मैसेजेस के, आईएसडी कॉल्स कितनी महंगी। फिर जियो ने इसमें क्या करा, पहले तो बिल्कुल फ्री में लेके अपना कॉम्पिट शेयर, मार्केट शेयर बना लिया। उसके बाद फिर उन्होंने लो पैकेजेस बनाए टू रिटेन द मार्केट, कस्टमर को रिटेन करने के लिए। हाँ जी, अब देखो, एंड फाइनली बीट द कंपटीशन। इस तरीके से जियो ने क्या ली, एंट्री ले ली हमारी मार्केट में। अब जियो और एयरटेल के प्लान्स बिल्कुल सिमिलर हैं, ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। हाँ जी, अब इस पैराग्राफ को दोबारा से रीड करो। A firm must identify its position relative to the competitors in the market. The objective of the competitive strategy is to generate competitive advantage. तो सबसे पहले क्या है, टू जनरेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सेकेंड टू इंक्रीज मार्केट शेयर, एंड थर्ड वन फाइनली बीट द कंपटीशन। क्लियर। हाँ जी, अब देखो इसमें हम क्या क्या करते हैं, कंसिस्ट ऑफ मूव्स टू। इसमें हम तीन चीजों पे ध्यान रखेंगे, क्या क्या, पहले कस्टमर्स पे, कस्टमर्स को हमने क्या करना है, सिर्फ अट्रैक्ट, रिटेन भी करना है बाय गिविंग द प्लान्स। हाँ जी, सेकंड विद स्टैंड कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स, कॉम्पिटिटिव प्रेशर कहाँ से आएगा, एयरटेल से, मेरे कॉम्पिटिटर से, ठीक है। एंड लास्ट में मेरे अपनी मार्केट पोजीशन को स्ट्रेंथन करना है। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी फाइनेंशियल पोजीशन और मार्केट पोजीशन की, क्या था, फाइनेंशियल पोजीशन की जो हमारा हमारे आज जो मेरी वेल्थ है, जो, हाँ, और मार्केट पोजीशन मेरी मार्केट, कस्टमर्स की नजर में मेरे प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, दैट इज मार्केट पोजीशन। ब्रांड इमेज, हाँ जी, यहाँ पे राइट डाउन कर लो, ब्रांड इमेज मार्केट पोजीशन में, ब्रांड इमेज। हाँ जी, रीड करो। Having a competitive advantage is necessary for a firm to compete in the market. Competitive advantage comes from firm's ability to perform activities. हाँ जी, मार्केट, firm's ability to perform activities more effectively than its rivals, वो क्या है, मेरी competitive advantage है। But what is more important is to cultivate the essence that the competitive advantage is sustainable. पर हम चाहते हैं एडवांटेज तो हम गेन कर लें, पर वो क्या होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए। सस्टेनेबल मींस दैट कैन नॉट इजीली बी इमिटेटेड, कोई उसको कॉपी ना कर ले, ठीक है। हाँ जी, इसको लिख लो आप, दैट कैन नॉट बी इजीली इमिटेटेड, सस्टेनेबल के नीचे। लंबे समय के जो भी एडवांटेज आप क्रिएट करोगे, चाहे आप लो कॉस्ट एडवांटेज क्रिएट करो, चाहे हाई क्वालिटी आप क्रिएट करो, जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल है, एप्पल ने क्यों अपना नाम बनाया हुआ है, हाई क्वालिटी से, डिफरेंशिएटिंग फीचर से, वो चीज क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ओवर द अदर कंपनीज। एग्जाम्पल भी लिख लो आप एप्पल की, एप्पल यूजेस डिफरेंशिएशन, दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड, कॉपीड लिख लो। क्लियर, चलो नेक्स्ट। Further, by knowing if it is a leader, challenger, or a follower in the market, it can adopt appropriate competitive strategy. हाँ जी, लास्ट में हम देखेंगे हमें मार्केट लीडर बनना है या फिर फॉलोअर या फिर चैलेंजर, उस हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजी को डिजाइन कर लेंगे। लीडर मींस सबसे पहले इनोवेशन लेके आनी है, ठीक है। फॉलोअर कॉपी, कॉपी जैसे Xiaomi ने करा, आगे कॉपी। फिर चैलेंजर जो कंपटीशन दे रहा है, जो कंपटीशन दे रहा है उसकी टक्कर से और अच्छा प्रोडक्ट लेके आना, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, हाँ जी, एक बार इसको देख लो पैराग्राफ को अच्छे से, सब में यही लगेगा, वो ब्रॉड की जगह रिएक्टिव चल रहा है, इसमें रिएक्टिव चल रहा है, रिएक्ट करेंगे अपनी सारी स्ट्रैटेजीज कंपटीशन के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। हाँ जी, एक बार देख लो इसको। लास्ट टाइम का मतलब कैसे हुआ कि अगर वो
हाई फॉलोअर है, चैलेंजर है, तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी वो क्या उसमें क्या बोलते देखो, सपोज अगर वो फॉलोअर है, ठीक है, तो उसने सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, तो फॉलोअर में हम क्या देखेंगे, अपनी प्राइसिंग टेक्निक्स देखेंगे। क्या हमने जो उस कंपनी ने प्राइस रखा हुआ है हम उसी को प्राइस फॉलो कर रहे हैं? मैम फिर वो एक लीडर को थोड़ी कम्पीट करेगा। तो वही तो ना, अगर हमने लीडर बनना है तो हम अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी रखेंगे, हम अपने प्राइसिंग फॉलो करेंगे। अगर हम फॉलोअर बन रहे हैं हम तो बाकी कंपनीज को फॉलो करेंगे, उस हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजी डिजाइन करेंगे। तो मैम कोई भी फॉलोअर वाली क्यों स्ट्रैटेजी, हम तो यही सोचेंगे ना कि हम लीडर है और हम उसी हिसाब क्यों से सोचेंगे? अगर अपने लीडर बनना है तो आपके पास इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होने चाहिए, आपके पास इनोवेशन के लिए R&D डिपार्टमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको R&D में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब कि फॉलोअर के जितने भी फॉलोअर्स हैं उनमें एडवांटेज देना कि ऑब्वियसली इसमें यही है। अगर तो आप किसी प्रोडक्ट में लीडर बनना चाहते हो तो आप लीडर वाली कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करोगे। अगर फॉलोअर्स में आप चाहते हो तो आप उस हिसाब से प्राइसिंग स्ट्रैटेजी डिजाइन करोगे। ठीक है, अभी और अच्छे से समझ आएगा ये आगे। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन थी आपको एक स्ट्रैटेजी बताने के लिए, ठीक है। हाँ जी, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी लैंडस्केप क्या होता है? कभी सुना है वर्ड? कोई भी सिन यहाँ पे हम देखेंगे कॉम्पिटिटर्स का। अब देखो, मारुति का कॉम्पिटिटर कौन है? हुंडई, दूसरे नंबर पे हुंडई और MI का? तो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप ये है कि मेरा कॉम्पिटिटर कौन है। सपोज कार सेगमेंट में अगर देखूं तो कार सेगमेंट में कितनी कंपनीज आती हैं, तो वो मेरा लैंडस्केप है, वो मेरा कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में क्या करूंगी, सब सारे मेरे अपने जो रियल कॉम्पिटिटर्स हैं उनके नाम लिखूंगी, उनके मार्केट शेयर देखूंगी, उनकी स्ट्रेंथ्स, उनकी वीकनेसेस को देखूंगी। तो इस हिसाब से मैं क्या करूंगी, एक लैंडस्केप को तैयार कर लूंगी। ठीक है, हाँ जी, अब देखो, Competitive landscape is a business analysis which identifies competitors, either direct or indirect, like Patanjali. तो ये मेरा एक टूल है, इज अ बिजनेस एनालिसिस विच आइडेंटिफाइज कॉम्पिटिटर्स। मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को पहचान लूंगी इसमें। हाँ जी, Like Patanjali or Hindustan Unilever are direct competitors. हाँ जी, डायरेक्ट क्यों है ये? FMCG सेक्टर दोनों के बिल्कुल प्रोडक्ट सेम आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं तो डायरेक्ट है। और सेकंड क्या बोला उन्होंने? ITC होटल और होंडा मोटर्स में क्या कंपटीशन है? है ही नहीं कोई कंपटीशन। क्या कंपटीशन है? कंपनीज हैं दोनों कंपनीज हैं, किसके लिए? कंपनीज है तो एक तरीके से कंपटीशन है, क्योंकि दोनों ही कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। दोनों ही कस्टमर का क्या डिमांड करेंगे? मनी डिमांड करेंगे। बट लेकिन एक कस्टमर है, उसके पास सपोज फिक्स्ड इनकम है, ठीक है, वो सोचेगा मैं होटल में इन्वेस्ट करूं या फिर अपनी कार में इन्वेस्ट करूं। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या बन गई, ये इनडायरेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट, Honda Motors are indirect competitors that are competing to attract the affluent consumer to buy their product or service. हाँ जी, अब देखो, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटर्स। हमने क्या देखना है इसमें? अपने कॉम्पिटिटर्स को देखना है। एंड एट द सेम टाइम और क्या देखेंगे? कॉम्प्रिहेंशन ऑफ देयर विजन, उनकी विजन को समझना है। कॉम्प्रिहेंड मतलब उनको अंडरस्टैंड करना है, उनके विजन क्या है, उनकी मिशन, उनकी कोर वैल्यूज, उनकी नीश मार्केट, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। हाँ जी, विजन मिशन क्लियर है आपको? कोर वैल्यूज सुना हुआ है, नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डीप पढ़ेंगे विजन मिशन और कोर वैल्यूज को। नीश मार्केट बताओ, टारगेट मार्केट क्या है उसकी? उस सपोज BMW है, उनकी टारगेट मार्केट क्या है? लग्जरी सेगमेंट। ठीक है, मारुति की टारगेट मार्केट क्या है? मिडिल क्लास, नॉर्मल पीपल। ठीक है, तो ये होगी हमारी नीश मार्केट्स। इसे अब लिख लो, टारगेट मार्केट्स। तो एक कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को समझने के लिए मुझे क्या लगानी पड़ेगी? इंटेलिजेंस। इसको हम बोलेंगे कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। हाँ जी, इसको एक बार रीड कर दो। And in-depth investigation and analysis of a firm's competition allows it to assess the competitor's strength and weakness in the marketplace and helps it to choose and implement effective strategies that will improve its competitive advantage.
Thus, understanding the competitive landscape is important to build upon the competitive अब आगे हम देखेंगे कि हमने कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को समझना कैसे है। हमारे पास 5 स्टेप्स हैं, स्टेप्स टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। देखो फर्स्ट हम क्या देखेंगे, आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर। जैसे हमने, अगर मैं मारुति में कार सेगमेंट में आ रही हूँ तो मैं देखूंगी मेरे पास कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं। कौन कौन से हैं कार सेगमेंट में? Hyundai है, मारुति है, टोयोटा, होंडा, किया आ गई अब, ठीक है, MG, ठीक है। उसके बाद किसको समझना है हमने यहाँ पे? कॉम्पिटिटर्स को समझना है, मतलब मारुति को समझना है। सपोज मैं अब किया लेके आना चाहते हो कार, ठीक है। किया जब आई तो उसने किसको देखा होगा? अपने कॉम्पिटिटर्स को, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद क्या देखी होगी? उनकी स्ट्रेंथ्स को देखा होगा। स्ट्रेंथ्स मींस जिस करके उनकी गाड़ियां बिक रही है, किस करके उनकी फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है। फिर और क्या देखेंगे? वीकनेस। और लास्ट में क्या देखेंगे बताओ? उनको इकट्ठा कर देंगे, फिर देखेंगे हमारी जगह कहाँ है, हम अपनी जगह कहाँ बनाए, ठीक है। पहले हाँ जी नेम याद करो। फर्स्ट क्या देखेंगे? पहले आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर्स, सेकंड में अंडरस्टैंडिंग देम, देन स्ट्रेंथ्स और एंड वीकनेस, एंड लास्ट में पुट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड क्या निकालेंगे उसमें से? गैप्स निकालेंगे, कमियां निकालेंगे उनकी। हाँ जी, चलो लेट्स रीड। सबसे पहले आप ये रीड कर लो, फिर आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। Hyundai is an important player in an Indian automobile. इन्होंने यहाँ पे Hyundai की एग्जांपल ली है, जब Hyundai नया नया आया था, ठीक है। हाँ जी, automobile market, the company has achieved success year after year since its entry into Indian market, where Maruti has been an industry leader. हाँ जी, इस टाइम कौन लीडर चल रहा है? अभी भी मारुति चल रहा है। कितना % शेयर है मार्केट का? 50%। अब तो कम हो गया। 50% कब बता रहे हो डेटा? पिछले महीने 50% आया। अब तो Hyundai बहुत बीट कर दिया मारुति को। नहीं, उस पे 14-15% सेल्स में। हाँ जी, नेक्स्ट। Hyundai has a deep understanding of its competitive landscape, where Tata Motors, Mahindra and Mahindra, Toyota, Honda. हाँ जी, तो किसके साथ लैंडस्केप बनाया उनका? टाटा के साथ, महिंद्रा, टोयोटा एंड होंडा। फोर्ड तो चलो, अब तो फोर्ड है आउट ऑफ इंडिया चली गई। हाँ जी, are competing besides Maruti. To succeed in the competitive environment, it brings out new cars and improved models of existing cars every year to cater to various segments of customers. हाँ जी, क्लियर हो गया। पहले यहाँ पे लिख लो Hyundai का कितने % शेयर है और मारुति का कितना। एक्चुअल डेटा पे लिख लो 15% Hyundai का, मारुति का मुझे लगता है 45% था। 50 ऊपर हो गया, चलो 52 कर लो। हाँ जी, डन। अब देखो सबसे पहले, अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के हिसाब से ही चलते हैं। जब Hyundai ने इंडिया में आना था तो सबसे पहले उसने क्या देखा? अपने कॉम्पिटिटर्स को। मेन उनको लीडर कौन कॉम्पिटिटर मिला? मारुति। अब देखो क्या देखेंगे वो, रीड करो। The first step to understand the competitive landscape is to identify the competitors in the firm's industry and have actual data about their respective market share. हाँ जी, क्लियर हो गया। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? उनका मार्केट शेयर कितना कितना है। तो हमने क्या देखा? Hyundai ने क्या देखा? अब मारुति का कितने % शेयर है। तो मारुति क्या था उस टाइम? लीडर था। चलो, This answers the question, who are the competitors and how big they are. Big means उनका मार्केट शेयर। हाँ जी, understand the competitors. Once the competitors have been identified, the strategist can use market research report, इंटरनेट, न्यूज़पेपर्स। अंडरस्टैंडिंग में हम क्या देखेंगे? अंडरस्टैंडिंग में हम ये देखेंगे कि उनके प्रोडक्ट्स कैसे हैं और उनकी सर्विसेज कैसी हैं। मतलब डीपली देखेंगे उनके प्रोडक्ट्स में एक्चुअल में वो क्या क्या बना रहे हैं, ठीक है। और उनकी सर्विसेज किस टाइप की वो सर्विसेज दे रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विस कितनी है। मारुति बेसिकली क्यों इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है उसका? उनका डीलर नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मारुति का। कस्टमर सर्विस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ जी, रीसेल वैल्यू बहुत ज्यादा है। हाँ जी, अब देखो कहाँ से देखेंगे हम? मार्केट रिसर्च रिपोर्ट से, इंटरनेट से,
न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, सोशल मीडिया पे देखेंगे और इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स देखेंगे। कस्टमर कंपटीटर को क्या करना है अभी हमने अंडरस्टैंड करना है अच्छे से। हाँ जी, थर्ड में क्या देखेंगे, उनकी स्ट्रेंथ्स को देखेंगे। स्ट्रेंथ्स में क्या क्या लेंगे, देखो फाइनेंशियल पोजीशन, फिर कॉस्ट एंड प्राइस एडवांटेज कहाँ से आ रही है, मींस क्या कॉस्ट एफिशिएंसी कैसे आ रही है, यहाँ पे लिख लो एफिशिएंसी कैसे आ रही है, हाउ डू दे ब्रिंग एफिशिएंसी, व्हाट आर दे लाइकली टू डू नेक्स्ट, हमें पता लग सकता है कोई क्या करने वाला है आगे, अपना सीक्रेट इन्वेस्टिगेटर लगा दो। तो उनसे क्या पता लगता है हमें, एंटिसिपेशन करते हैं हम, ठीक है। उसके प्रिडिक्शंस लिख लो यहाँ पे साइड पे वर्ड। उसके बाद उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, ये सारे पॉइंट्स आपने लिखने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस भी होते हैं इसके, इस पे केस स्टडीज भी बनती हैं बहुत, ठीक है। वो क्वेश्चंस नहीं पढ़े पीछे, बस फिर अगर करोगे तो पता चलेगा। लास्ट पॉइंट इज व्हाट आर देयर ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ्स। ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ्स मतलब एम्प्लॉयज कैसे हैं, एम्प्लॉयज बहुत पुराने एम्प्लॉयज हैं या फिर एम्प्लॉयज चेंज होते रहते हैं या फिर सेपरेशन रेट बहुत ज्यादा है। क्लियर? हाँ जी, अब रीड कर दो इसको, रीड करो इसको। छोड़ के चले जाते हैं। हाँ जी रीड कर दो। हाँ जी क्लियर हो गया। सेपरेशन रेट नहीं पता, सेपरेट हो गया मतलब एम्प्लॉयज कितनी जल्दी कंपनी चेंज कर रहे हैं। हाँ जी, What are the strengths of the competitors? What do they do well? How do they offer great products? Why are consumers liking their product or service? Do they utilize marketing in a way that comparatively reaches out to more customers? Why do customers give them their business? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये वाले आपने क्वेश्चंस लिखने ही लिखने हैं इसमें। हाँ जी, अब वीकनेस कहाँ से निकाल लेंगे, इसी डेटा से वीकनेस निकाल लेंगे। जो रिव्यूज डालते हैं वो, ठीक है, रिव्यू से हम रेटिंग्स होती हैं, रेटिंग से हम क्या निकालेंगे, इनकी वीकनेसेस निकालेंगे। लेकिन रिव्यूज तो बायस भी हो सकते हैं, क्रिटिक्स भी होते हैं ना कुछ। हाँ मैं किसी को पैसे दूंगा इसके लिए बारे में फेक रिव्यूज डाल के कितने ना तो वो से रिलायबल कोई देखेंगे। जो ये डेटा स्टडी करते हैं वो हम जैसे लोग नहीं होते, ठीक है। हाँ जी नहीं मैं कह रहा हूँ कि मतलब कि रिव्यूज होते हैं, किसी का पॉजिटिव होता है किसी का नेगेटिव, तो उसके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट। तो फिर एक्सपर्ट्स रिलाई करेंगे ना, एक्सपर्ट स्टडी करेंगे। तो वो अपना स्टैटिस्टिकली करके डेटा देखो। चलो एक बारी आप रीड करो, एक बार रीड करो फिर समझ आएगा। Determine the weakness of the competitors. हाँ जी देखो, Weakness and strength can be identified by going through consumer reports and reviews appearing in various media. After all, consumers are often willing to give their opinions, especially when the product or service are either great or very poor. Like reviews on online website, Google, TripAdvisor, Amazon blogs. तो हमारी ऑनलाइन साइट्स पे भी रिव्यूज होते हैं, कई बार हम एक्चुअल भी रिव्यूज लेते हैं कस्टमर से कि आपको हमारी गाड़ी में क्या अच्छा लगा या क्या बुरा लगा। कंपनी वाले खुद भी तो रिव्यूज लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो इससे मुझे क्या पता लगेगा, व्हाट आर दे लैकिंग। जो अगर कस्टमर कहेगा गाड़ी आपकी अच्छी नहीं है तो कमियां क्या है वो मुझे उससे पता चलेगा। हाँ जी, लास्ट पॉइंट इज पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर। हाँ जी देखो, at this stage, the strategist should put together all information about competitors and draw inference about what they are not offering and what the firm can do to fill in the gaps. यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे डेटा को इकट्ठा कर लेंगे, उसमें से हम देखेंगे कि अब हमारे पास जगह कहाँ है, कंपनी क्या ऑफर नहीं कर रही है और हम कहाँ पे गैप फिलिंग कर सकते हैं। अभी हुंडई ने क्या देखा, मारुति में क्या कमियां थी, और डिजाइन, इंटीरियर क्वालिटी इतनी नहीं थी, पर मारुति की स्ट्रेंथ्स क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव और रीसेल वैल्यू है, रिलायबल भी बहुत है, रिलायबल है,
माइलेज है सबसे अच्छी बात तो, ठीक है, कस्टमर सर्विस अच्छी है। चलो देखो अभी, The strategist can also know the areas which need to be strengthened by the firm. This answers the questions: what will the business do with this information? What improvements does the firm need to make? How does the firm exploit the weakness of the तो अब competitor? Hyundai यहाँ पे क्या देखेगा कि अब इससे मैं क्या कर सकता हूँ, क्या इस इंफॉर्मेशन को यूज करके, मैंने अभी मारुति की कमियां पता कर ली, अब मैं कहाँ पे इसको फिल कर सकता हूँ, गैप फिलिंग करनी है अब हमने, इंप्रूवमेंट्स कहाँ पे हम कर सकते हैं। तो उन्होंने बेसिक फोकस कहाँ पे करा था, अपनी इंटीरियर क्वालिटी पे, Hyundai ने, ठीक है। और लास्ट में हम अपनी वीकनेसेस को कैसे खत्म कर सकते हैं, और कॉम्पिटिटर्स की वीकनेस का फायदा, दूसरे की कमजोरी का फायदा कैसे उठा सकते हैं। हाँ जी, क्लियर यहाँ तक? चलो एक बार आप देख लो। फोर्थ पॉइंट को फिर कौन सा वीकनेस वाला? तो एक्चुअली तुम्हारा वहां पे अटक गया दिमाग। आप बेसिकली ये देखो कि हमने कंपटीटर की कमियां पता करनी है, ठीक है। तो एक तरीका मेरे पास ये है कि मैं ऑनलाइन रिव्यू जाके चेक कर सकती हूँ। अगर किसी के बारे में बुरा लिखा भी हुआ है, आप कह रहे हो फेक लिख दिया, पर उसको हम देख तो सकते हैं कि क्या बुरा लिखा हुआ है। ऐसा तो नहीं कुछ भी उठा के लिख दो। अगर आपके बारे में कोई बुराई करेगा, कुछ भी लिख दिया, तो दूसरा बंदा कैसे वेरीफाई करेगा? बताओ, ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेगा वो? आपको भी देखेगा ना वो। अगर उन्होंने कार में लिख दिया, तो क्या Hyundai ये कार खरीद के नहीं देख सकता कि हाँ उसमें क्या कमियां है, क्या कस्टमर ने कमियां जो बोली हैं वो है या नहीं है? देख सकते हैं ना? क्लियर हो गया? चलो, हाँ जी, इस क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से देख लो, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, उसके बाद उसके 5 पॉइंट्स। नहीं, ये तो चेक करेगी ना फॉर्म। ये चेक करने हैं हमने, ये याद करने हैं हमने। क्वेश्चन आंसर में लिखना है। हाँ। क्वेश्चन। हाँ जी, चलो नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। हाँ जी, हमने पहले देखा था हम स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन करेंगे, क्लियर। तो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन मतलब स्ट्रैटेजी को बनाना। तो जब भी कोई स्ट्रैटेजी बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे लिखना शुरू, या फिर पहले एनालिसिस करेंगे? एनालिसिस 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 में क्या क्या देखेंगे? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का भी करेंगे और इंटरनल इन्वायरमेंट का भी करेंगे, ठीक है। हाँ जी, देखो अब Strategy formulation is not a task in which managers can get by the intuition, opinions, instincts or creative thinking. हाँ जी, क्या कहना चाह रही है? ये कह रहा है कि ये सिर्फ ये नहीं है कि मुझे इंट्यूशन हुई और मैंने स्ट्रैटेजी बना दी, मुझे सपना आया कि अच्छा मुझे ये करना चाहिए, ठीक है, अब ये होने वाला है 10 साल में, सपना तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या हमने स्टार्टिंग में देखा था, जब भी कोई स्ट्रैटेजी बनानी है तो मुझे क्या लगानी पड़ेगी, अपनी क्रिएटिव थिंकिंग पर लगानी पड़ेगी। हाँ जी, Judgments about what strategies to pursue need to flow directly from analysis of firm's external environment and its internal resources and capabilities. हाँ जी, दो चीजें देखनी है हमने। पहला तो इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशन, जो हमने अभी देखा, इंडस्ट्री को देखेंगे और उनकी कॉम्पिटिटिव कंडीशंस को देखेंगे। और सेकंड हम क्या देखेंगे, खुद की कैपेबिलिटीज, ओन कैपेबिलिटीज, रिसोर्सेज क्या है मेरे पास और मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस और मेरी मार्केट पोजीशन क्या है। हाँ जी, इसको देखो, अब चार्ट को देखो। एक्सटर्नल एनालिसिस से मुझे क्या मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। इंटरनल से खुद से, हम खुद के एनालिसिस से हम क्या निकाल लेंगे, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, ठीक है। इवैल्यूएशन लास्ट में हम, मैं आपको समझाती हूँ आगे, आ जाओ, पहले एनालिसिस समझो। एनालिसिस समझ आ गया?
अब इस लाइन को रीड करो। जब हमने इवैल्यूएशन कर ली, हमने पहले क्या करा, एनालिसिस कर लिया, फैक्टर स्टडी कर लिए, अब उनमें से हम क्या निकालेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। क्या इवैल्यूएट करेंगे, अपने स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। मैंने देख लिया कि मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 8000 यूनिट्स है सपोज, ठीक है। अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं टेंडर ले लूं, मेरे पास टेंडर आया 10,000 का, पर अब मैंने देखना है कि क्या मैं 2000 यूनिट्स और प्रोड्यूस कर सकती हूँ या नहीं, ठीक है। दैट इज कि उसको हम इवैल्यूएट करेंगे, जो मेरी स्ट्रेंथ्स है और अपॉर्चुनिटीज है उनको हम इवैल्यूएशन में ले जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स, उसके बाद क्या निकलेगी उससे, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। हाँ जी चलो। The analytical sequence is from strategic appraisal of the external and internal situation to evaluation of alternatives to choose of strategy. Accurate diagnosis of the company situation is necessary. बस बस बहुत है इतना, ठीक है, समझ आ गया अभी। इसको देखो, तो सीक्वेंस क्या रहेगा मेरा, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, स्ट्रैटेजिक अप्रेजल करूंगी, उसके बाद इवैल्यूएशन करनी है, और उसके बाद लास्ट में हमने क्या करनी है, चॉइस ऑफ स्ट्रैटेजी। मैंने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव निकाल लिए, अब मैंने करना है उनमें से एक में ऑल्टरनेटिव को चूज कर लूंगी। हाँ जी, यहां से आ जाओ आप। इश्यूज टू कंसिडर फॉर स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, हमारे पास 3 इश्यूज रहते हैं। सबसे पहले स्ट्रैटेजी इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमने पहले दिन बात करी थी लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की, उसमें क्या क्या लिमिटेशन थी, एक्सपेंसिव है और टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपर्ट्स चाहिए और एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स। तो हमने क्या करा था, अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि स्ट्रैटेजी इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमने वहां पे देखा था इसको बनाने में क्या चाहिए, बहुत टाइम जाता है। तो ये मेरा क्या है, इशू है इसमें जो मैंने देखना है। हाँ जी, There are different forces that drive and constrain strategy. बस यहाँ पे आ जाओ आप। Strategy of a firm at a particular point of time is a result of series of small decisions taken over extended period of time. हाँ जी, जब भी मैंने स्ट्रैटेजी बनानी है, सबसे पहले हम क्या होते हैं, हमारे स्मॉल डिसीजंस होते हैं। स्मॉल डिसीजंस को हम कलेक्ट करके क्या बनती है, मेरी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी निकल के आती है। मतलब स्ट्रैटेजी ये नहीं है कि मैंने एक बार में लिख दी, मतलब लिख दी और बन गई। इट इवॉल्व्स पीरियड, मतलब बहुत सारी गलतियां भी होती हैं, बहुत सारे डिसीजंस भी होते हैं, उससे एक मेरी परफेक्ट स्ट्रैटेजी निकल के आती है। हाँ जी, क्लियर हो गया यहाँ तक, एक बार रीड कर दो इसको। इसके नीचे, अ मैनेजर हु मेक्स an effort to increase the growth momentum of the organization is materially changing strategy. Strategy evolves from experience and needs constant review and revision as the results start showing up. क्लियर हो गया। स्ट्रैटेजी कहाँ से निकलती है, बहुत सारे एक्सपीरियंस से और कॉन्स्टेंटली उसको चेकिंग करने से। जब मैंने स्ट्रैटेजी लगाई उसके रिजल्ट देखूंगी मैं, कितना परसेंट मेरा टर्नओवर बढ़ा या फिर कम हो गया। हो सकता है मैंने स्ट्रैटेजी लगा दी, मेरी सेल्स ही कम हो गई, तो उससे में क्या जाएगा, मेरा एक रिव्यू करना पड़ेगा मुझे। हमने करा था ना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में कि ये सर्कल है, एक बार हमने इम्प्लीमेंटेशन कर दी, फिर हमें उसको चेक करना है दोबारा कि जैसे हमने इम्प्लीमेंट करी वैसे हुई है या नहीं हुई। क्लियर यहाँ तक। चलो सेकंड पॉइंट देखो, बैलेंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल इंटरनल क्लियर था, पहले हमने एनालिसिस करा, अब हमने सोचना है कि जो भी हमने स्ट्रैटेजी बनानी है वो क्या होनी चाहिए, दोनों फैक्टर्स को मिला के होनी चाहिए। जितनी मेरे में कैपेबिलिटी है उसी हिसाब से ही मुझे क्या करना चाहिए, अपने डिमांड को कोप अप करना चाहिए। हाँ जी, देखो भी यहाँ पे The process of strategy formulation is often described as one of the matching the internal potential of the organization with the external environmental opportunities. हाँ जी, मैचिंग द इंटरनल पोटेंशियल विद द एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी। जैसे इसको हम अपने पे भी ले सकते हैं। अब जितनी मेरी इंटरनल पोटेंशियल है, जितना मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, तो हम उसी हिसाब से अगर स्टडी चूज करते हैं। वैसे ही बिजनेसमैन है, जितना आप प्रेशर ले सकते हो उतना ही आप आगे क्या करोगे, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करोगे। हाँ जी, इसमें आपने ये लिखना है, अ परफेक्ट मैच मे नॉट बी फिजिबल। हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता कि हम परफेक्ट ही मैच कर लें कि हाँ मैंने तो ठीक है, जितना मैं कर सकता था मैंने उतना ही करा। पर हम इसमें क्या चाहते हैं, हमेशा एक वर्केबल बैलेंस होना चाहिए मेरे एक्सटर्नल और इंटरनल रिसोर्सेज में। हाँ जी, A manager working on a strategic decision has to balance opportunities, influences, and constraints. There are pressures that are driving towards a particular choice, such as entering a new market,
Simultaneously, there are constraints that limit the choice, such as existence of a bigger competitor. These constraining forces will be producing an impact that will vary in nature, degree, magnitude, and importance. Some of these factors can be managed to an extent. However, there will be several others that are beyond the control of manager. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितनी मेरे पास रिसोर्सेज हैं, जितना मैं प्रेशर झेल सकती हूँ, उस हिसाब से मैंने एक बैलेंस बना के एक स्ट्रैटेजी बनानी है। देखो इसमें आप ये इसको लिख देना। उसके बाद स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, मेरे मैनेजमेंट और रिसोर्सेज को दोनों चीजों में देख के, और बैलेंस किस में बनाना है हमने, एनवायरमेंट और स्ट्रैटेजी में, इंटरनल और एक्सटर्नल में हमने क्या बनाना है, बैलेंस होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, वो वर्केबल बैलेंस होना चाहिए। कई बार एमसीक्यू में पूछते हैं कि परफेक्ट मैच हो सकते हैं, तो आप बोलोगे नो, इट शुड बी वर्केबल बैलेंस। हाँ जी, लास्ट पॉइंट है आज का हमारा, रिस्क। अब दो चीजें होगी, एक तो हो गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, मतलब कितना टाइम लगता है स्ट्रैटेजी बनाने में, एक दिन, 2 दिन, डिपेंड करता है, हो सकता है 2 महीने लग जाए, हो सकता है 1-2 साल भी लग जाए, ठीक है। उसके बाद हमने बैलेंस बना के चलना है, किसमें, इंटरनल और एक्सटर्नल में। और लास्ट रिस्क। रिस्क क्या है, खतरा किससे है, कंपटीशन से खतरा, और मतलब कि कंज्यूमर्स कैसे रिएक्ट करेंगे, या फिर मेरी स्ट्रैटेजी फेल ना हो जाए। लीक भी तो हो सकती है। लीक भी हो सकती है, बिल्कुल, इमिटेशन तो हो ही सकती है। हाँ जी, लिखो स्ट्रैटेजिक रिस्क, राइट डाउन, बुक पे लिख लो स्ट्रैटेजिक रिस्क। हाँ जी, राइट डाउन, स्ट्रैटेजिक रिस्क आर रिलेटेड टू strategic risk are related to market changes that can make the whole business model, market changes that can make the whole business model obsolete। क्लियर हो गया, जैसा मैंने सोचा था वैसा अब है ही नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल, उसकी डिमांड कितने बनाएंगे, तो ज्यादा बना दी और वो बिकेगी, ठीक है, स्ट्रेटजी फेल होगी, वो स्ट्रेटजी फेल हो गई। कोई ऑब्सोल्यूशन की एग्जांपल दो, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो ऑब्सोलीट हो गया। हमने कोई मशीन मंगाई बट उसका ट्रेंड खत्म हो गया, मतलब ब्रांड। सपोज जैसे बहुत सारी हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या आई, लिबरलाइजेशन आ गई, ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गई, उससे क्या हुआ, मेरे जो इंडियन मार्केट में प्रोडक्ट थे वो ऑब्सोलीट हो गए थे। जो हमने सोचा था कि ये प्रोडक्ट्स चलेंगे आगे 10 साल में, वो नहीं चले, तो वो क्या हो जाएगी, बेटर प्रोडक्ट्स आ गए। सपोज वही जैसे हमारे पुराने फोन्स चलते थे, ठीक है, वो सारे क्या हो गए, अब ऑब्सोलीट हो गए। जो एलसीडीज आती थी पहले, दूसरे फोन वो आते थे, मॉनिटर टीवीज आते थे, अब क्या आने लगी, एलईडीज आने लगी। अगर किसी ने सोचा होगा कि मैं इसी में लीड करना चाहता हूँ, पर अब क्या हो गया, वो ऑब्सोलेंस में चला गया। और कुछ, चलो आगे आ जाओ। क्या, हाँ जी, चलो रीड करो फिर। In strategic analysis, the principle of maintaining balance is important. However, the complexity and intermingling of variables in the environment reduces the. बस बहुत इतना, प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे हमने क्या रखना है, बैलेंस को। अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ये चीजें लिखोगे आप। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इम्बैलेंसेस एंड असेस देयर कॉन्सिक्वेंसेस। हाँ जी, पोटेंशियल मीन्स पॉसिबल, जो हो सकते हैं फ्यूचर में जो रिस्क हो सकते हैं वो हमने आज सोच के चलने हैं। पर क्या हम सारे रिस्क सोच के चल सकते हैं, जैसा हम सोचेंगे वही होएगा, भगवान हो गए हम, ठीक है, नहीं होगा। तो हमने क्या सोचने हैं, उसके पोटेंशियल क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस इसके हो सकते, जितने हम सोच सकते हैं वो हम सोच लेंगे, पर फिर भी हम क्या रहेंगे, एक रिस्क में रहेंगे ही रहेंगे। हाँ जी, यहाँ पे आपको ब्रॉड क्लासिफिकेशन दी हुई है रिस्क की, एक्सटर्नल और इंटरनल। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो, एक्सटर्नल रिस्क कहाँ से आएगा, बाहर से और
कंपेटिटर्स क्या रहेगा और मार्केट पॉलिटिक्स वगैरह इससे तो इसमें हम क्या बोलेंगे, अगर मेरी स्ट्रैटेजी और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई इनकंसिस्टेंसी आ जाती है तो उससे क्या होगा, मेरा एक्सटर्नल रिस्क होएगा। और इंटरनल रिस्क हो सकता है मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई इनकंसिस्टेंसी आती है, हो सकता है स्ट्राइक्स हो गई, मेरी मशीनरी फेल हो गई, वो नहीं बन रही, मेरी मशीनरी इंपोर्ट कराई थी वो आ नहीं रही है, तो ये चीजें क्या हो सकती हैं, ये मेरी रिस्क में आ सकती हैं। मैम अगर मान लो आग लग गई तो ये एक्सटर्नल रिस्क है या इंटरनल? वो हमारा इंटरनल रिस्क है। लेकिन हुआ तो एनवायरनमेंट के कारण। एक्सटर्नल में जो हमारे वो बिजनेस इन्वायरमेंट है, ठीक है, ये हमारा इंटरनल है, ये हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट में आ गया। अगर आग लगी है तो वो एक्सटर्नल में आया। अगर उन्होंने लगाई है तो एक्सटर्नल। वो हमारी प्रॉब्लम है ना। आपने इसमें ये नहीं कंफ्यूज होना, आप साइंस का एनवायरनमेंट और बिजनेस का एनवायरनमेंट मिक्स कर रहे हो, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट में आपने जो आपके पास जो 5 फैक्टर्स हैं आपने उसी को बीच में लेना है। पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से, लीगल की वजह से, सोशल की वजह से, इकोनॉमिक की वजह से, अगर उनकी वजह से कोई मेरे बिजनेस पे इफेक्ट आता है तो वो एक्सटर्नल में कवर होएगा। क्लियर? नहीं, बिजनेस एनवायरनमेंट एक्सटर्नल होगा ना। वो आपने सिर्फ बिजनेस एनवायरनमेंट को देखना है। चलो एक मिनट, चलो पहले आप ये देखो, चलो चार्ट देखो ये वाला। आज ना पहले वो लिख के लेके आना कल, एक्सटर्नल और इंटरनल का फैक्टर्स लिख के लेके आना, कौन कौन से हैं नोटबुक पे, ठीक है, सबके होने चाहिए। बिजनेस एनवायरनमेंट तो अब नेचुरल डिजास्टर इंटरनल में आएंगे ना? वो आप चेक करके आना, आपने पढ़ा ना नेचुरल डिजास्टर्स कहाँ पे कवर करेंगे। हाँ जी, देखो अब इस चार्ट को देखो पहले। हाँ जी बोलो। चलो देखो अभी, चलो एक्सटर्नल फिर इंटरनल। एक्सटर्नल में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। हाँ जी, एक्सटर्नल में शॉर्ट टर्म देखो, अगर कोई एरर हो जाता है इन्वायरमेंट को समझने में तो वो ये मेरा रिस्क होएगा। बट अगर यही हमने देखा, अगर मेरी इन्वायरमेंट में चेंजेस आ गई जिसकी वजह से ऑब्सोलीट हो गई स्ट्रैटेजी, सपोज कोई डीलर है, कोई कार में, डीजल कार्स में सपोज वो कहते हैं हम लीड करना चाहते हैं, बट लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा, डीजल कार्स को बैन कर दिया, तो उससे क्या हो जाएगी, मेरी स्ट्रैटेजी ऑब्सोलीट हो जाएगी, क्योंकि जिसके रिगार्डिंग मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी वो क्या हो गई, अब वजह ही खत्म हो गई वो। क्लियर? और देखो अब इंटरनल में शॉर्ट टर्म में क्या बोलोगे, अनेबल टू कोप अप विद द डिमांड, वही हो गया, जितनी मेरी प्रोडक्शन कर सकती थी मैं, पर डिमांड को कोप अप हम नहीं कर पाए ड्यू टू, आप स्ट्राइक्स लगा लो, कुछ भी लगा लो, एग्जाम्पल लिख लो आप यहाँ पे, ड्यू टू स्ट्राइक्स हो गया, या फिर मशीनरी फेलियर या मशीनरी ब्रेकडाउन। हाँ जी, या फिर लॉन्ग टर्म में आप क्या बोलोगे, हमने स्ट्रैटेजीज तो बनाई थी बट लेकिन इतनी इनकंसिस्टेंसी हो गई कि फ्यूचर में हम अपनी कैपेसिटी को पूरा कर ही नहीं पाए। रीड करो इसको, इनकंसिस्टेंसी विद द स्ट्रैटेजीज आर डेवलप्ड ऑन अकाउंट ऑफ चेंजेस इन इंटरनल कैपेसिटीज एंड प्रेफरेंसेस। हमने तो पहले सोच लिया था कि 2000 करोड़ का टर्नओवर कर देंगे 5 साल में, ठीक है, बट क्या हो गया, मैनेजमेंट में हो सकता है मैं मेरी मैनेजमेंट इतनी अच्छी ही नहीं रही, मैंने तो आज सोच लिया था कि 5 साल में मैंने 2000 का टर्नओवर कर देना है, बट इन 5 सालों में जितना मैंने सोचा था कि मैं नेटवर्क बनाऊंगी उतना मेरे से बना ही नहीं, उतनी सेल हो ही नहीं पाई, तो उससे क्या हो गया, 5 साल में मेरी स्ट्रैटेजी क्या हो गई, ऑब्सोलीट हो गई। क्लियर हो गया? क्योंकि मेरी इंटरनल कैपेसिटी क्या हो गई, वहां पे कम ही रही, मैं नहीं बढ़ा पाई उसको, ड्यू टू कुछ भी फैक्टर्स लगा लो आप। अनअचीवेबल, हाँ इसमें आप लिख सकते हो वही, अनअचीवेबल टारगेट्स आप बोल सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट पेज पे आपको एक स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का पेज है, इसको आपने रीड करके आना है कल, मतलब आज जाके रीड करना है, ठीक है, इस पेज को रीड करना पूरे को। हाँ जी, आज के लिए इतना ही।